हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। आज ही पेपर है बच्चों का। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का, कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट डाली थी मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व करने की, तो मैं ये आपको बिग ओ नोटेशन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो बिग ओ नोटेशन जो है वो 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है आपका, जून 2019 का पेपर है आई थिंक ये, जिसमें ये आपको इक्वेशन सॉल्व करने को दी हुई है। क्वेश्चन ये है कि डिफाइन बिग ओ नोटेशन, ये क्या है इसको एक्सप्लेन करो और इस इक्वेशन को सॉल्व करके दो बाय दिस डेफिनेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन देनी होती है। तो ये बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन है। पहले मैं एक जल्दी क्विक रिव्यू में आपको कॉम्प्लेक्सिटीज, टाइम स्पेस, मेमोरी स्पेस के बारे में बता देता हूँ। सपोज आपने कोई एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं सर्चिंग इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। लेट से हमारा कस्टमर्स का डेटाबेस है, उस कस्टमर्स के डेटाबेस में से मैं कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहता हूँ, सर्चिंग। उसके लिए मैं कोई कोड लिखूंगा। उस कोड को अगर हम जनरल लैंग्वेज में लिखेंगे विदाउट फोकसिंग ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, तो उसको एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच आर व्हेन फॉलोड प्रोवाइड्स यू द डिजायर्ड रिजल्ट। सो एल्गोरिदम में आप सिंपल इंग्लिश में स्टेप्स लिखते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर इन स्टेप्स को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया जाए तो आपकी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक से ज्यादा टेक्निक्स होती हैं। तो सर्च करने के लिए मेन दो टेक्निक्स चलती हैं, एक होती है लीनियर सर्च और एक होती है बाइनरी सर्च। सो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, सपोज आपने दो डेवलपर्स बैठाए, उन दो डेवलपर्स को ये सर्चिंग का एल्गोरिथम लिखने को बोला। एक ने लीनियर सर्च से इंप्लीमेंट कर दिया, एक ने बाइनरी सर्च से इंप्लीमेंट कर दी। ना आप ये दोनों कोड तो लिख नहीं सकते, आप दोनों कोड अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करोगे। आपको इनमें से किसी एक को चूज करना है। ऑन व्हाट फैक्टर्स यू डिसाइड कौन सी एल्गोरिथम रखनी है, कौन सी एल्गोरिथम छोड़नी है। तो दो मेन फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, टाइम कितना लग रहा है एल्गोरिथम को सॉल्व करने को, और मेमोरी स्पेस कितनी यूटिलाइज कर रहे हैं जब आपके एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होते हैं। टाइम एंड स्पेस आर द टू मेन फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड व्हेन इंप्लीमेंटिंग द लीनियर एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम्स। आप कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप कोई कार लेने जा रहे हो, तो कार लेते वक्त अगर आप दो गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन करते हो तो आप क्या फैक्टर्स देखते हो, जैसे आप फ्यूल एफिशिएंसी, कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब चीजें कंसिडर करते हो। तो वैसे ही आपको जब आप एल्गोरिथम कोई चूज करते हो, दो तीन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, तो आप टाइम एंड मेमोरी स्पेस दो फैक्टर्स को कंसिडर करोगे। ठीक है। अब टाइम और मेमोरी स्पेस के कई फैक्टर्स होते हैं। मेमोरी स्पेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं माना जाता, क्योंकि आजकल मेमोरीज चीप हो गई हैं, जीबीज, एमबीज आसानी से मिल रही हैं, रैम, हार्ड डिस्क का कोड कॉस्ट कम हो गया है, तो स्पेस को ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं कंसिडर किया जाता। स्पेस एंड टाइम दो चीजें होती हैं। तो टाइम को कंसिडर करना होता है, मेन फैक्टर हमेशा टाइम फैक्टर होता है। जो एल्गोरिथम जल्दी से जल्दी सॉल्व होगी आप उसको कंसिडर करोगे। टाइम फैक्टर, अब किसी एल्गोरिथम के या किसी प्रोग्राम के चलने में टाइम जो है वो कई फैक्टर्स पे मैटर करता है कि कितना टाइम ले रही है। हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, आप P4 प्रोसेसर पे काम कर रहे हो, आप i7 प्रोसेसर पे काम कर रहे हो, तो यहीं से डिफरेंस आ जाएगा टाइम का, रैम की वजह से, कैशे की वजह से। लेकिन जब हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो हम इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते। हम बस ये देखेंगे कि एक स्टेटमेंट को चलने में कितना टाइम लग रहा है, एंड बेस्ड ऑन दिस हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी एल्गोरिथम को चलने में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल सा कोड लिख रहा हूं, मैं फॉर्मूला लगाई है मैंने, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और यहां पे मैंने n इक्वल सिंपल एक प्रिंट कराया है मैंने n को। तो ये एक मैंने लूप लिखी है। इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप एक स्टेटमेंट को जनरली एक फैक्टर कंसिडर करो। तो वी हैव 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स है मेरे पास। उसमें से जो ये स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक बार चलती है, उसके बाद कभी नहीं चलती, और ये तीन चीजें एक लूप में बार बार चलती रहेगी। कितनी बार चलेगी? अप टू n टाइम्स। तो सिंपली सेइंग n प्लस ये सिंगल स्टेटमेंट 1 और ये तीन स्टेटमेंट है 3n प्लस 1 आपका एक फैक्टर आ गया, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का तरीका आ गया। इसमें भी काफी वेरिएशंस हैं। कई जगह पे आप प्रिंट स्टेटमेंट्स को कंसिडर नहीं करते, कई जगह असाइनमेंट्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं मेन फैक्टर बिग ओ नोटेशन समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा। तो 3n प्लस 1 एक इक्वेशन हो गई। अगर आपकी दो लूप्स हो जाएं इसी में, सपोज आपकी इक्वेशन अब ये हो गई, फिर से फॉर लूप लगी है,
j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, एंड अगेन आप काम कर रहे हैं। क्योंकि दो लूप्स लगी हैं तो n टाइम्स ये चलेगा, n टाइम्स ये चलेगा, तो अगेन ये हो जाएगा, ये स्टेटमेंट एक बार चलेगी, ये जो स्टेटमेंट है ये n टाइम्स चलेगी, ये भी n टाइम्स चलेगी, 3n ये हो गया, ये और इसके अंदर कुछ भी लिखोगे, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो ये स्टेटमेंट n स्क्वायर टाइम चल रही है, तो ये होगी n स्क्वायर चल रही है, लेकिन दो स्टेटमेंट्स है इसलिए 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 टाइम कैलकुलेट करने का एक तरीका। अब जब आप ये कोड लिख रहे हो, इसमें कुछ स्टेटमेंट कम चल रही हैं, कुछ स्टेटमेंट ज़्यादा चल रही हैं, किसी स्टेटमेंट ने इफेक्ट ज़्यादा डालना है टाइम कैलकुलेट करने में, किसी में कम डालना है। बेसिकली ये एक फंक्शन कहलाता है, फंक्शन यूजिंग विच आई एम कैलकुलेटिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन इसमें भी कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते होते हैं टाइम में। जैसे कि इस इक्वेशन की बात करें, इसमें n स्क्वायर फैक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी एल्गोरिथम की टाइम को बढ़ाने में। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको एक बार। तो सपोज आपकी fn इक्वेशन थी कुछ ऐसी, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब अगर मैं n की वैल्यू 5 लेता हूं तो यहां पे हो जाएगा 3 5 स्क्वायर प्लस 2 5 प्लस 1। इसकी वैल्यू सिर्फ 10 एक ही आएगी, इसकी वैल्यू 10 आ गई, इसकी वैल्यू 5 5 है 25 into 3, राइट, दैट इज 75। नाउ इन तीनों फैक्टर्स में से सबसे ज्यादा टाइम ये 75 वाला फैक्टर्स ले रहा है। तो कुछ फंक्शंस या कुछ नोटेशंस ऐसी आई जो उसी फैक्टर्स को कंसीडर करती हैं जो सबसे ज्यादा टाइम ले रही हैं। बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन इज अ नोटेशन which will only consider that factor or that variable which is contributing the highest in calculating the time complexity of an algorithm. Big O notation. तो Big O notation का एक definition लिखा है मैंने. It is a complexity theory used to describe the asymptotic behavior of functions. Asymptotic behavior of functions का मतलब क्या है? जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे n की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, ये दुगने होते जाएंगे, 4 गुने होते जाएंगे, उस तरीके की वैल्यूज को ये कंसिडर करते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, इट टेल्स यू हाउ फास्ट अ फंक्शन ग्रोज और डिक्लाइंस, कितनी तेजी से आपकी टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप वेरिएबल्स ऐड करते जा रहे हो, जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, कितने फैक्टर्स ऐड कर रहे हो, उसी को कंसीडर किया जाता होता है। अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया है, बिग ओ नोटेशन का आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एक थियोरेटिकल है, याद ही करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाता हूं मैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा साफ कर लूं, शुरू करते हैं। सो ये आपकी मेन डेफिनेशन है जिसकी मदद से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। मैंने एक सेपरेट एग्जांपल सॉल्व की हुई है ताकि आपको जल्दी से समझा सकूं और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। तो f and g बी द रियल वैल्यूज फंक्शंस। मान लो जैसे आपकी fx दिया है, ये ox दिया है, gx, इसको आप रियल वैल्यूड फंक्शंस मानते हो, रियल वैल्यू नेगेटिव में ना हो, जीरो ना हो। वी से दैट fx is ogx, fx यानी फंक्शन x is big O gx if there are constants, there are some values and constant values like c and k जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इन शॉर्ट जो फंक्शन होता है वो लेस देन इक्वल टू आपके कांस्टेंट वैल्यू से होना चाहिए, तो आपकी बिग ओ नोटेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। तो इसको आप याद कीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक सेपरेट इक्वेशन लिया है, सपोज आपको ये इक्वेशन दी हुई है 4x² - 5x + 3। पहले आप क्या करो, इनके आगे मोड का साइन लगा दो। अभी ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, आप इसको मोड में कन्वर्ट कर लो। मोड का मतलब होता है दिस इज अ मोड, जो नेगेटिव में आंसर कभी नहीं आने देता। तो मैंने यहाँ पे fx लगाया और यहाँ पे मोड लगा दिया। मोड लगाने से ये आपका इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप प्लस माइनस के फैक्टर्स को चेंज कर दोगे। फिर आप इस बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करके स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी ईच फैक्टर को कंसीडर कर दें। इसके साथ भी लग गई, इसके साथ भी लग गई, इसके साथ भी लग गई, और ये हमेशा प्लस का साइन ही कंसीडर करता है, मोड माइनस में नहीं आने देता। तो प्लस और ये माइनस मैंने अंदर रखा। जब ये सॉल्व हुआ तो सारे नेगेटिव्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4x² + 5x + 3, x > 0 के लिए ये फैक्टर आपका बना है। फिर आप क्या करो, इसमें से हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, x²। सो इस पूरी इक्वेशन में हर एक वेरिएबल के साथ, हर एक इक्वेशन के साथ आपका x² होना जरूरी है। तो 4x², इसको मैंने x² में रिप्लेस किया, इसको भी x² से रिप्लेस किया, और ये x अब > 0 की जगह > 1 हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि ये x² हो गए हैं तो इनको स्ट्रेट अवे ऐड किया जा सकता है। तो 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12x²।
ग्रेटर देन इक्वल टू 12x² और x है आपका ग्रेटर देन 1। इस वजह से मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है 12 ये c है आपका, और जो आपने इधर वैल्यू कंसीडर करी है वो k है आपका। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ बिगो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो fx इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 1 था, मैं मोड में कन्वर्ट करूंगा, fx लेस देन इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 1। अगेन इंडिविजुअल फैक्टर्स में लेके जाऊंगा, fx लेस देन इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 1। इन द एंड fx लेस देन इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 1। ये है x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x² प्लस x², क्योंकि मैं क्या करूंगा सारे इक्वेशन के वैल्यूज को x² के में कन्वर्ट कर दूंगा। अब इनको ऐड किया गया, 3 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10x², x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 के लिए। ओके, सो आपकी c वैल्यू आई है 10, x आया आपका ग्रेटर देन 1, सो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट अगेन देयर, c को 12 की जगह बस 10 कर दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया था, पहले पार्ट में हमेशा होगा। आई होप आप लोग ये सॉल्व करने लायक हो। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव सोल्व्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। चीयर्स।